हेलो स्टूडेंट्स, आप लोगों को फिर से स्वागत है एलिमेंट्स एजुकेशन के एक न्यू से वीडियो में। तो जैसा कि आप लोग जानते हैं कि इसके पिछले वाले क्लासेस में हम लोगों ने क्या किया था, क्लास 9 के क्वाड्रिलेटरल चैप्टर के एक्सरसाइज 8.1 के नंबर 2 तक हम ऑलरेडी खत्म कर चुके हैं इसके लास्ट वाले क्लास में। और इस चैप्टर के रिलेटेड इंट्रोडक्शन वाले क्लासेस भी हमारे खत्म हो चुके हैं। ओके, तो अगर आप लोगों ने अभी तक उन सारे क्लासेस को अटेंड नहीं किया तो जल्द से जल्द अटेंड कर लीजिए, नहीं तो इन सारे नंबर्स को समझने में आपको दिक्कत आ सकती है। ठीक है, तो चलो आज के क्लास में हम लोग क्या करेंगे, जो हमारा नंबर 3 से बाकी था वो आज हम क्या करेंगे, नंबर 3 से यहाँ पे स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो देखो नंबर 3 में यहाँ पे क्या दिया है, डायगोनल एसी ऑफ ए पैरेललोग्राम एबीसीडी बाइसेक्ट्स एंगल ए। यहाँ पे एक पैरेललोग्राम है जो कि है ए बी सी डी। ठीक है, डायगोनल एसी, एसी डायगोनल क्या करता है, एंगल ए को 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर रहा है। ठीक है, तो अभी हमें यहाँ पे प्रूफ करना है इट बाइसेक्ट्स एंगल सी ऑल्सो, यानी कि ये वाला डायगोनल एंगल सी को भी इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करता है। इस चीज को हमें पहले प्रूव करना है, उसके बाद हमें प्रूव करना है एबीसीडी एक रोम्बस होगा, यानी कि एबीसीडी एक रोम्बस होगा, ये भी हमें प्रूव करना है। ठीक है, तो देखो सबसे पहले वाले को कैसे प्रूव करेंगे, ये बहुत ही ज्यादा सिंपल है। अगर आप लोगों ने ट्रायंगल्स वाले चैप्टर के क्लासेस को अटेंड किए होंगे तो इसको इजीली कर पाओगे। ठीक है, तो देखो हमें यहाँ पे क्या करना है, हमें इन दोनों एंगल्स को यहाँ पे प्रूव करना है, यानी कि ये दोनों एंगल्स एक दूसरे के साथ इक्वल होंगे, इस चीज को हमें यहाँ पे प्रूव करना है। तो कैसे करेंगे, तो सबसे पहले मैं लिख देता हूं, इसको मैं एंगल 1, इसको एंगल 2, इसको एंगल 3 और इसको एंगल 4 में यहाँ पे लिख दिया। ठीक है, तो देखो एंगल 1 ऑलरेडी एंगल 2 के साथ हम सबसे पहले मतलब कि बीट आई को क्या करेंगे, प्रूव करेंगे। देखो एंगल 1 ऑलरेडी एंगल 2 के साथ क्या होगा, इक्वल होगा, इसने गिवन में दे रखा है। ओके, ये गिवन में उसने दिया है। अच्छा, अब देखो ये वाला इसके साथ पैरेलल है, यानी कि डीसी के साथ एबी पैरेलल है, डीसी के साथ यहाँ पे एबी पैरेलल है। देखो मैंने इसी चीज को बस यहाँ पे बनाया है ताकि तुम्हें समझने में आसानी हो। ओके, अगर डीसी एबी के साथ पैरेलल है तो ये वाला जो एसी गया है यहाँ पे, ये एक ट्रांसवर्सल हो जाएगा। और हमें पता है जब कभी भी दोनों पैरेलल लाइंस के बीच में एक ट्रांसवर्सल लाइन जाता है, वहां पे इंटीरियर एंगल्स, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स एक दूसरे के साथ इक्वल होते हैं। तो इसका मतलब ये वाला 3 इसके साथ इक्वल होगा, सिंपल सी चीज है। ठीक है, लेकिन इसको लिखेंगे कैसे, देखो हेंस डीसी पैरेलल है एबी के साथ, उसके साथ लिखेंगे एसी जो है ट्रांसवर्सल है, एसी इज ट्रांसवर्सल, एसी हो गया क्या, ट्रांसवर्सल। ठीक है, ट्रांसवर्सल। तो यहां से मैं क्या लिख सकता हूं, दिस एंगल इक्वल टू दिस एंगल, यानी कि एंगल 2 इक्वल हो जाएगा एंगल 3 के साथ। ठीक है, क्यों होगा, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। ठीक है, सेम टू सेम चीज देखो, अगर ये वाला एंगल इसके साथ इक्वल है तो ये वाला एंगल भी किसके साथ इक्वल होगा, इसके साथ इक्वल होगा, यानी कि एंगल 1 इक्वल होगा एंगल 4 के साथ। ठीक है, क्यों, सेम रीजन, या तो तुम इसे अल्टरनेट इंटीरियर एंगल लिख सकते हो या फिर क्या लिख सकते हो, एक्सटीरियर, अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल तुम चाहो तो रीजन लिख सकते हो। ठीक है, सेम चीज अगर मैं इसको यहाँ पे इस तरह से ज्वाइन कर दूं तो देखो वही पैरेलल लाइन से वही ट्रांसवर्सल गया है, यानी कि ये वाला एंगल भी इसके साथ इक्वल हो जाएगा। तो ये वाला एंगल इक्वल होगा एंगल 4 के साथ, तो एंगल 1 भी इक्वल होगा एंगल 4 के साथ। क्यों, क्योंकि ये वाला पैरेलल लाइन है और ये वाला एक ट्रांसवर्सल लाइन है। ठीक है, इसको मैंने लिख दिया, यहां पे तुम चाहो तो इसको कॉपी कर सकते हो या फिर एक्सटीरियर, अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल भी लिख सकते हो, दोनों का मतलब एक ही होगा। ठीक है, यहां पे दोनों का मतलब एक ही होगा। ओके, तो देखो हमें ऑलरेडी पता है एंगल 1 इक्वल है एंगल 2 के साथ, फिर यहां से पता चला क्या, एंगल 2 इक्वल होगा एंगल 3 के साथ, फिर देखो एंगल 1 ऑल्सो इक्वल है एंगल 4 के साथ। तो इन सभी पॉइंट से हमें क्या पता चला, एंगल 1 इक्वल होता है एंगल 2 के साथ, इक्वल है एंगल 3 के साथ, इक्वल है एंगल 4 के साथ। ये चारों एंगल अगर एक दूसरे के साथ इक्वल हो चुके हैं तो देखो एंगल 3 भी एंगल 4 के साथ इक्वल है। तो एंगल 3 एंगल 4 यहाँ पे इक्वल हमने दिखा दिया।
तो अब मैं डायरेक्टली क्या लिख सकता हूं, एंगल 3 को मैंने लिया था DCA, तो अब मैं लिख सकता हूं एंगल 3 इक्वल है एंगल 4 के साथ, ये प्रूव्ड हो गया। इसकी एंगल 3 की बजाय मैं नाम भी लिख सकता हूं इसका DCA एंगल इक्वल होगा एंगल 4, यानी कि ACB एंगल के साथ, ACB एंगल के साथ। ये लो प्रूव हो गया। तो इसका मतलब ABCD यानी कि इट बाइसेक्ट्स एंगल C ऑल्सो, यानी कि AC जो है बाइसेक्ट करता है किसको, बाइसेक्ट्स एंगल C ऑल्सो, एंगल C को भी वो बाइसेक्ट कर रहा है, जो कि यहां पे हमने प्रूव करके दिखा दिया। देखा पहला वाला बीट कितना ज्यादा इजी था। अगर तुमने ट्रायंगल्स वाले चैप्टर को अच्छे से समझा होगा तो इसको तुम देखते ही इजीली कर सकते हो, अपने खुद के किसी भी मेथड से भी कर सकते हो। ओके, तो ये तो हो गया बीट 1। अभी क्या करना है, बीट 2 को यहाँ पे सॉल्व करना है। ठीक है, बीट 2 भी बहुत ही ज्यादा इजी है। ठीक है, इसके लिए हमें ज्यादा जगह भी नहीं चाहिए, मैं यहीं पर ही बता देता हूं, बहुत ज्यादा इजी है। ठीक है, कैसे देखो, बीट 2 में दिया है ABCD इज ए रॉम्बस, और रॉम्बस में हमें पता होता है सभी साइड एक दूसरे के साथ इक्वल होती है। तो अगर मैं यहां पे बता दूं ये साइड इसके साथ इक्वल है, ये साइड इसके साथ, ये साइड इसके साथ, ये चीज अगर मैं बता दूं तो यहां पे क्या हो जाएगा, मेरा दूसरा बीट भी यहां पे क्या हो जाएगा, प्रूव हो जाएगा। ठीक है, तो देखो कैसे बताएंगे, सिंपल। देखो एंगल 2 इक्वल होगा किसके साथ, देखो एंगल 2 इक्वल है एंगल 4 के साथ, हमने अभी अभी प्रूव करके यहाँ पे बता चुके हैं। तो मैं यहाँ पे लिखूंगा एंगल 2 इक्वल होगा एंगल 4 के साथ। रीजन क्या होगा, प्रूव्ड अबव, यानी कि अभी अभी हमने ऊपर से प्रूव किया है। ओके, अगर ये दोनों एंगल एक दूसरे के साथ इक्वल हैं तो इस एंगल का ये ऑपोजिट साइड और इस एंगल का ये ऑपोजिट साइड, ये भी एक दूसरे के साथ इक्वल होंगे। एंगल 2 के ऑपोजिट में कौन है, CB, और इसके बाद एंगल 4 के ऑपोजिट में कौन है, AB। तो ये दोनों भी एक दूसरे के साथ इक्वल होंगे। क्यों इक्वल होंगे, बताया था ऑलरेडी इसके पिछले क्लासेस में, साइड ऑपोजिट टू इक्वल एंगल्स आर ऑल्सो इक्वल। यानी कि अगर किसी ट्रायंगल में ये एंगल इसके साथ इक्वल होता है तो इस एंगल का ऑपोजिट साइड ये वाला और इस एंगल का ऑपोजिट साइड ये वाला, तो ये दोनों साइड भी एक दूसरे के साथ इक्वल होंगे। इसके बारे में मैं इसके पिछले क्लास में, इंट्रोडक्शन वाले क्लास में, हर क्लास में बहुत बार बता चुका हूं। ओके, तो देखो यहां पे हमें क्या मिल गया, BC इक्वल है AB के साथ, और हमें यह भी पता है क्योंकि ये पैरेललोग्राम है तो AB और किसके साथ इक्वल होता है, AB इक्वल होता है और किसके साथ, इसके ऑपोजिट साइड के साथ, यानी कि DC के साथ। तो देखो AB इक्वल है BC के साथ और DC, और AB यहां पे फिर से इक्वल है DC के साथ, तो इसका मतलब AB इसके साथ भी इक्वल है, इसके साथ भी इक्वल है। ठीक है, और देखो BC और किसके साथ इक्वल होगा, BC और इक्वल होगा AD के साथ, BC और इक्वल होगा AD के साथ, और इन दोनों का रीजन क्या लिखेंगे, ऑपोजिट साइड ऑफ ए पैरेललोग्राम आर इक्वल। यानी कि किसी भी एक पैरेललोग्राम में ऑपोजिट साइड जो होते हैं एक दूसरे के साथ इक्वल होते हैं। ठीक है, तो इससे हमें इन सभी चीजों से हमें क्या पता चला, हर एक साइड एक दूसरे के साथ इक्वल है। तो मैं लिखूंगा AB इक्वल होगा BC के साथ, इक्वल होगा DC के साथ, इक्वल होगा AD के साथ। AB इक्वल टू BC इक्वल टू DC इक्वल टू AD। तो इसका मतलब देयरफॉर इट इज अ रॉम्बस। तो लो उसने जो दिया था हमने इससे भी यहां पे प्रूव करके दिखा दिया। ठीक है, तो ये 3 नंबर तो बहुत ही आसान क्वेश्चन था। अब चलते हैं नंबर 4 की तरफ। तो जल्द से जल्द मैं इसको इरेज करके नंबर 4 वाले क्वेश्चन को यहाँ पे लिख देता हूं। ठीक है, चलो। तो देखो नंबर 4 वाले क्वेश्चन में क्या दिया है, ABCD इज ए रेक्टेंगल। ABCD यहां पे उसने एक रेक्टेंगल दिया है। ठीक है, नेमिंग कर देता हूं ABCD। ABCD इज ए रेक्टेंगल इन व्हिच डायगोनल AC डायगोनल, ठीक है, बाइसेक्ट एंगल A एज वेल एज एंगल C।
ये AC क्या करता है, एंगल A और एंगल 2 को बाइसेक्ट करता है। बाइसेक्ट का मतलब क्या होता है, ये दोनों इस एंगल को इक्वली डिवाइड करता है, यानी कि इस साइड में जितना है इस साइड में भी उतना ही है। सेम टू सेम यहाँ पे इसको भी ये बाइसेक्ट कर रहा है, यानी कि ये भी जितना होगा ये भी उतना ही होगा। ठीक है, फिर इसने क्या कहा है कि प्रूव करो ABCD इज ए स्क्वायर, यानी कि ABCD एक स्क्वायर होगा, हमें ये प्रूव करना है। तो कैसे प्रूव कर सकते हैं, अगर मैं ये चारों साइड को एक दूसरे के साथ इक्वल दिखा दूं तो सिंपल सी चीज है, मैं यहाँ पे बता सकता हूं कि ABCD एक स्क्वायर होगा। तो इसको प्रूव करना, यानी कि ABCD इज ए स्क्वायर, इसको प्रूव करना, जो मतलब है अगर मैं चारों साइड्स को एक दूसरे के साथ इक्वल दिखा दूं, AB इक्वल टू CD इक्वल टू BC इक्वल टू AD, इनको अगर मैं इक्वल दिखा दूं तो भी स्क्वायर ही बनेंगे। ठीक है, तो अल्टरनेटली हमें ये प्रूव करना है कि ये चारों साइड एक दूसरे के साथ इक्वल है, तब जाके मैं देयरफॉर में लिख सकता हूं कि ABCD एक स्क्वायर होगा। ओके, तो इसको हम कैसे प्रूव करेंगे, जैसे अभी हमने नंबर 3 वाले क्वेश्चन को किया था, बिल्कुल हूबहू हमें इसे यहां पर क्या करना है, सॉल्व करना है। सबसे पहले मैं नेमिंग कर देता हूं, ये है एंगल 1, एंगल 2, एंगल 3, एंगल 4, इससे हमें समझने में आसानी होगी। ओके, तो देखो इसने ऑलरेडी बीट आई को हम पहले सॉल्व करेंगे। इसने ऑलरेडी गिवन में क्या दिया है, देखो एंगल 1 इक्वल होगा एंगल 2 के साथ, क्योंकि ये दोनों एक दूसरे के साथ इक्वल है, पहले ही बता चुका हूं। फिर एंगल 3 इक्वल होगा एंगल 4 के साथ, ये भी इसके साथ इक्वल होगा, मैं ऑलरेडी बता चुका हूं। ओके, अच्छा अब देखो, क्योंकि DC पैरेलल है AB के साथ, क्योंकि ये एक क्या है, रेक्टेंगल है ना, ऑलरेडी उसने दिया है रेक्टेंगल। रेक्टेंगल में उसके जो ऑपोजिट साइड होते हैं एक दूसरे के साथ क्या होते हैं, पैरेलल होते हैं। अगर DC पैरेलल है किसके साथ, AB के साथ, AB के साथ DC पैरेलल है, तो AC इन दोनों के लिए एक ट्रांसवर्सल बन जाएगा। और अगर ये एक ट्रांसवर्सल बन गया, हमें ऑलरेडी पता है इसके ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल एक दूसरे के साथ इक्वल होते हैं। तो मैं यहां पे क्या लिखूंगा, DC पैरेलल है AB के साथ, और इसके साथ ये भी लिखूंगा AC क्या करता है, AC इज ए ट्रांसवर्सल। अगर दोनों पैरेलल लाइंस के बीच में एक क्या आ जाए, एक ट्रांसवर्सल लाइन आ जाए, तो इसके ये दोनों एंगल एक दूसरे के साथ इक्वल होंगे। क्यों, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, और इन दोनों का नाम मैंने लिया है एंगल 2 एंगल 3। तो देखो एंगल 2 इक्वल होगा किसके साथ, एंगल 3 के साथ, और यहां पे ऑलरेडी दिया है एंगल 3 किसके साथ इक्वल होगा, एंगल 4 के साथ। एंगल 3 ऑलरेडी इक्वल होगा एंगल 4 के साथ, ये कहां पे दिया है, गिवन में दिया है। और क्या दिया है, एंगल 2 इक्वल होगा एंगल 1 के साथ, एंगल 2 इक्वल होगा एंगल 1 के साथ, ये चीज भी उसने गिवन में ही दिया है। तो इसका मतलब देखो, यहां से हमें यह पता चला कि सभी एंगल एक दूसरे के साथ इक्वल हैं। अगर ये सभी एंगल एक दूसरे के साथ इक्वल हैं, तो इससे हम कैसे प्रूव करेंगे कि ये वाला एक स्क्वायर बन गया। अरे सिंपल सी चीज है, हर एक एंगल एक दूसरे के साथ इक्वल है। तो इसका मतलब मैं अभी क्या लूंगा, इन ट्रायंगल ABC, अब मैं लिखूंगा इन ट्रायंगल ABC, इस वाले ट्रायंगल में देखो एंगल 2 इक्वल होगा एंगल 4 के साथ, एंगल 2 इक्वल होगा एंगल 4 के साथ, क्योंकि अभी मैंने इसको प्रूव्ड किया है, प्रूव्ड अबव। ठीक है, एंगल 2 इक्वल है एंगल 4 के साथ, तो इसका मतलब एंगल 2 के ऑपोजिट में जो साइड होता है और इसके ऑपोजिट में जो साइड होता है, ये एक दूसरे के साथ इक्वल होंगे। क्यों इक्वल होंगे, अभी जस्ट मैंने नंबर 3 वाले क्वेश्चन में रीजन बताया था, BC इक्वल होगा AB के साथ। रीजन क्या होगा, साइड ऑपोजिट टू इक्वल साइड आर इक्वल, यानी कि अगर दो एंगल एक दूसरे के साथ इक्वल हैं, तो इनके ऑपोजिट में जो साइड होता है ये दोनों भी एक दूसरे के साथ इक्वल बन जाएंगे। ठीक है, तो अगर BC इक्वल है AC के साथ, BC किसके साथ इक्वल बन गया, AC नहीं, सॉरी AC नहीं, AB, BC इक्वल बन गया AB के साथ। और हमें पहले से पता है कि ये एक रेक्टेंगल है, तो AB किसके साथ इक्वल होता है, DC के साथ। हमें ऑलरेडी ये पता है AB इक्वल होता है किसके साथ, DC के साथ। AB DC के साथ इक्वल होगा, क्योंकि
ये एक रेक्टेंगल है। तो देखो BC इक्वल है AB के साथ, फिर AB इक्वल है DC के साथ, तो इसका मतलब सभी साइड एक दूसरे के साथ इक्वल हो गए ना। तो अभी मैं डायरेक्ट लिख सकता हूं AB इक्वल टू BC इक्वल टू DC इक्वल टू AD, AB इक्वल टू BC इक्वल टू DC इक्वल टू AD। ठीक है, तो देयरफॉर ABCD इज अ स्क्वायर। तो लो यहां पे फर्स्ट बिट हमारा यहां पे प्रूफ हो चुका है। अब इसको इरेज करते हैं और नंबर 2 वाले बिट को यहां पे सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले मैं इसको यहां पे इरेज कर देता हूं। तो देखो बीट 2 में इसने क्या कहा है, हमें यहाँ पे प्रूव करना है डायगोनल BD बाइसेक्ट करता है एंगल B को और एंगल D को। डायगोनल BD मैं यहाँ पे ड्रॉ कर देता हूं। ये क्या कर रहा है, एंगल D और एंगल B को ये क्या करता है, बाइसेक्ट करता है। बाइसेक्ट यानी कि इक्वली डिवाइड करता है। ये जितना होगा ये भी उतना होगा, ये जितना होगा ये वाला भी उतना ही होगा। ठीक है, तो मैं काम करता हूं, सबसे पहले इनका नेमिंग कर देता हूं। इसको मैं दे देता हूं 6, ये 7, ये हो गया 8, ये हो गया 9। ओके, अच्छा यहां पे अगर तुम्हें समझने में दिक्कत आ रहा है तो मैं सिंपली छोटा सा मैं यहां पर भी एक बना देता हूं। ठीक है, देखो ABCD, यहां पे बहुत ज्यादा लिखा है तो कंफ्यूजन आएगा, इसलिए रॉक में तुम इस तरह से बनाकर भी उसे सॉल्व कर सकते हो। तो मैंने यहाँ पे DB को ड्रॉ किया। तो देखो ये इसके साथ इक्वल होगा, हमें प्रूव करना है। ये वाला इसके साथ इक्वल होगा, हमें प्रूव करना है। और इसका नेमिंग कर देता हूं 7, 6, जो यहां पे दिया है सेम टू सेम मैं यहां पर भी लिख रहा हूं। ठीक है, तो देखो अब यहां पे क्लियर हो चुका है। ओके, तो नंबर 2 में हमें क्या करना है, नंबर 2 में हमें प्रूव करना है ये वाला इसके साथ इक्वल होगा और ये वाला इसके साथ इक्वल होगा। 8 एंगल इक्वल होगा 9 एंगल के साथ, 6 एंगल इक्वल होगा 7 एंगल के साथ। ठीक है, तो मैं सबसे पहले कैसे लिखूंगा, देखो हेंस ABCD इज अ स्क्वायर। ABCD एक स्क्वायर है, हमने ऑलरेडी यहां पे प्रूव कर चुके हैं। तो इस वाले ट्रायंगल में देखो DC इक्वल होगा BC के साथ, इन ट्रायंगल BCD, इस ट्रायंगल में देखो DC इक्वल होगा BC के साथ, BC इक्वल होगा DC के साथ। देखो BC इक्वल हो गया DC के साथ, तो एंगल 7 इक्वल होगा एंगल 9 के साथ। एंगल 7 इक्वल होगा एंगल 9 के साथ। क्यों, अरे भाई बहुत बार बता चुका हूं, अगर किसी ट्रायंगल में दो साइड इक्वल होते हैं तो उनके ऑपोजिट एंगल भी एक दूसरे के साथ इक्वल होंगे। अभी तो जस्ट मैंने बताया था ना। ठीक है, तो इसके DC के ऑपोजिट में है एंगल 9 और BC के ऑपोजिट में है एंगल 7। तो एंगल 7 और एंगल 9 ये दोनों एक दूसरे के साथ इक्वल होंगी। रीजन क्या होगा, एंगल ऑपोजिट टू इक्वल साइड आर इक्वल, ये हो गया रीजन। उसी तरह से इस ट्रायंगल में देखो, जिस तरह से इस ट्रायंगल में ये एंगल इसके साथ इक्वल हुआ क्योंकि DC इक्वल है BC के साथ। सिमिलरली हम और क्या लिख सकते हैं, सिमिलरली एंगल 6 भी एंगल 8 के साथ इक्वल होगा ना। एंगल 6 भी एंगल 8 के साथ इक्वल होगा। क्यों, क्योंकि AB इक्वल है AD के साथ, क्योंकि ये एक स्क्वायर है। तो इसका मतलब इस साइड के ऑपोजिट में ये एंगल, इस साइड के ऑपोजिट में ये एंगल, ये दोनों एंगल एक दूसरे के साथ इक्वल हैं। तो ये दोनों साइड भी एक दूसरे के साथ इक्वल हो जाएंगी। ठीक है, तो यहां पे रीजन भी बिल्कुल सेम टू सेम रहेगा। तो देखो 7 इक्वल हुआ 9 के साथ, 6 इक्वल हुआ 8 के साथ। अभी हमें क्या करना है, ये दोनों चीजें तो हमें यहाँ पे लिख दिया। अभी हमें क्या करना है, मैं यहाँ पे सिंपली समझाता हूं। ये देखो ये है DC, ये है AB और ये गया है यहाँ पे एक ट्रांसवर्सल। दोनों पैरेलल लाइंस के बीच में जब एक ट्रांसवर्सल जाता है तो यहाँ पे क्रिएट होता है अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। सेम टू सेम चीज यहाँ पर भी क्रिएट हुआ है। ठीक है, तो इसका मतलब एंगल 7 इक्वल होगा एंगल 8 के साथ। देखो ये इसके साथ इक्वल हो रहा है तो इसका मतलब एंगल 8 इक्वल होता है एंगल 7 के साथ। तो सबसे पहले मैं क्या लिखूंगा, DC पैरेलल टू AB, DC पैरेलल टू AB और BD जो है ट्रांसवर्सल है, BD इज ट्रांसवर्सल। तो इससे हमें क्या पता चला,
तो इससे हमें ये पता चल गया कि ये वाला एंगल इसके साथ इक्वल होगा, और इसका नेमिंग हमने क्या दिया है, एंगल 7 इक्वल होगा एंगल 8 के साथ। एंगल 7 इक्वल होगा एंगल 8 के साथ, ठीक है, क्योंकि ये एक ट्रांसवर्सल है, तो इसका रीजन होगा अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। रीजन लिख दिया। तो अब यहां से देखो, एंगल 7 इक्वल है एंगल 9 के साथ, एंगल 7 इक्वल है एंगल 8 के साथ, और एंगल 8 इक्वल है एंगल 6 के साथ। तो इसका मतलब ये चारों एंगल एक दूसरे के साथ इक्वल हो गए। तो मैं लिख सकता हूं एंगल 6 इक्वल टू एंगल 7 इक्वल टू एंगल 8 इक्वल टू एंगल 9। तो देखो, एंगल 6 हो गया इक्वल एंगल 7 के साथ, और एंगल 8 इक्वल हो गया एंगल 9 के साथ, जो कि हमें यहां पे प्रूव करना था। तो अब हम डायरेक्ट लिख सकते हैं डायगोनल BD bisects एंगल B एज वेल एंगल D। ठीक है, यानी कि डायगोनल ने क्या किया, इस BD को इक्वल, यानी कि इस BD डायगोनल ने एंगल D और एंगल B को इक्वल यहां पे बाइसेक्ट कर दिया। तो इस तरह से हमारा यहाँ पे नंबर 4 वाला बीट आई और बीट डबल आई का क्वेश्चन भी यहाँ पे खत्म हो चुका है। ठीक है, तो आज के क्लास में हम बस इतना ही सॉल्व करेंगे, और इसके नेक्स्ट वाले क्लास में हम इसके नेक्स्ट नंबर से स्टार्ट करके उसको पूरा खत्म करेंगे। ओके, तो चलो आज की क्लास में बस इतना ही। होपफुली तुम्हें ये बहुत अच्छे से समझ आया होगा, लेकिन फिर भी अगर इसके ऊपर डाउट है तो मुझे कमेंट सेक्शन में बता दो। मैं इसके रिलेटेड दूसरे एक और अच्छे से दूसरे क्लासेस में तुम्हें इसके ऊपर और भी अच्छे से तुम्हें समझाऊंगा। ओके, या फिर तुम चाहो तो हमारे वेबसाइट के ऊपर जाकर भी हमारे फ्री लाइव क्लासेस को ज्वाइन कर सकते हो, जहां पे मैं तुम्हारे साथ डायरेक्टली बात करके तुम्हारे सारे के सारे डाउट्स को क्लियर कराऊंगा। ठीक है, तो चलो आज के क्लास में बस इतना ही। तो अब हम लोग मिलेंगे इसके जस्ट एक न्यू सी क्लास में, और इसके एक्सरसाइज 8.1 के बाकी जो नंबर्स बचे हैं उनको हम दोनों मिलकर यहाँ पे सपोर्ट, मतलब कि पूरा का पूरा सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो चलो बाय बाय।